नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, इसमें यहां पर उन्होंने 8 मेजर्स बताए हैं ताकि कोविड की वजह से जो सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं उसको यहां पर रिवाइव किया जा सके। ये आप यहां पर न्यूज देख सकते हो। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस 8 मेजर रिलीफ मेजर्स टू बूस्ट कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। तो इसके बारे में मैं आपको जस्ट ब्रीफ दे दूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और किस प्रकार के कदम लिए जा रहे हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मंडे को ही, कल ही मतलब शाम को, यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेसिकली फोकस ये किया कि कोविड-19 की वजह से जो सेक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर था, जो टूरिज्म हो गया स्पेशली, वहां पर किस प्रकार से इंपैक्ट आ रहा है, तो उसको रिवाइव करने के लिए किस प्रकार का फाइनेंशियल पैकेज दिया जा सकता है, मदद किया जा सकता है। और पिछले साल भी आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, 2, 3 तक आया था आई थिंक, और उसी का एक्सटेंशन आप कह सकते हो। काफी सारी चीजें करने की कोशिश की गई हैं। तो चलिए एक एक करके मैं टोटल जो 8 मेजर्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहला मेजर याद रखिएगा, यहां पर बोला गया है कि 1.1 लाख करोड़ का लोन गारंटी दिया जा रहा है टू द सेक्टर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19। अब कौन से सेक्टर, स्पेशली यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस समय कोविड के समय, जाहिर सी बात है वो हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव किया जाए, आईसीयू बेड्स हो गए, इसको बढ़ाने के लिए एक प्रकार से यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का लोन गारंटी दिया जाएगा। लोन गारंटी का मतलब क्या है, अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल बनवाना चाहता है, कोविड के जो रूम्स वगैरह हैं उसको बनवाना चाहता है, इक्विपमेंट लेना चाहता है, तो लोन ले सकता है। तो जब वो लोन लेने जाएगा तो सरकार पीछे खड़ी है। सरकार कह रही है कि जो आप लोन ले रहे हो, अगर बाई चांस कल के डेट में बैंक को वो लोन नहीं मिल पाता है, वो वापस नहीं आ पाता है, तो सरकार उसके लिए गारंटी के तौर पर बनी रहेगी। मतलब कि अगर बैंक के पास पैसा नहीं आया तो सरकार अपनी तरफ से वो पैसा दे देगी। तो इसी को कहते हैं लोन गारंटी। तो यहां पर 1.1 लाख करोड़ में से हेल्थ सेक्टर के ऊपर गया है 50,000 करोड़ और बाकी का जो 60,000 करोड़ है बाकी के सेक्टर्स में यहां पर दिया गया है। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, कोई फिक्स नहीं किया गया अमाउंट, लेकिन हां यहां पर चेंजेस किए जा सकते हैं आगे। अब स्पेशली अगर आप हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, ये जो 50,000 करोड़ का दिया जा रहा है, मतलब टोटल सरकार यहां पर ये कह रही है कि 50,000 करोड़ तक के जो लोन्स हैं वो बैंक यहां पर दे सकते हैं, मतलब टोटल मिलाकर, कोई एक नहीं, ऑब्वियस सी बात है, टोटल मिलाकर। तो इस समय अगर सपोज कोई एक कंपनी है, पर्सन है, अगर वो लोन लेना चाहता है तो मैक्सिमम उसको 100 करोड़ तक का लोन मिल पाएगा इस स्कीम के तहत, और उसके ऊपर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 7.95% जो है वो चार्ज किया जाएगा। मतलब सपोज पहले अगर 9%, 10% चार्ज होता था इंटरेस्ट रेट, उतना नहीं होगा। तो इससे क्या है, कम यहां पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही इसका मेन मकसद है। बाकी के सेक्टर्स के लिए मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इट इज 8.25%। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि आगे चलकर अगर सिचुएशन चेंज हुआ, कोई दूसरे सेक्टर में देने की आवश्यकता पड़ी, तो वो हम शिफ्ट करते रहेंगे, ऐसा सरकार बोली है। तो ये पहला मेजर है। दूसरा मेजर, अगर आपको याद हो, जो आत्मनिर्भर पैकेज वगैरह आया था स्पेशली 1 वाला, उसमें सरकार ने कहा था ECLGS के बारे में। क्या है ECLGS? इट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। और अगर आपको याद हो अच्छे से, मैंने कई वीडियोस बनाया था, वहां पर आपको बताया था इट इज रिलेटेड टू MSME सेक्टर। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो काफी ज्यादा सफर किए हैं। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके पास रिजर्व रखा रहता है, पैसा होता है, तो कोविड की वजह से जो भी झटका लगा वो लोग रिवाइव कर सकते हैं। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, पैसे रहते हैं उनके पास। लेकिन जो छोटे मोटे जो उद्योग हैं, कारखाने लगाए गए हैं, जिन्होंने 50 करोड़ तक का लोन लिया, 100 करोड़ तक का लोन लिया है, तो अगर वो इंपैक्ट हो गया तो वो बंद हो जाएंगे। और MSME आपको पता होना चाहिए रीढ़ की हड्डी की तरह हमारे इकोनॉमी के अंदर, ये पूरी तरह से बंद हो गए तो जो जॉब लॉसेज हैं वो बड़ी मात्रा में हो जाएंगी। तो इसके लिए सरकार ने कोशिश किया था कि जो MSME हैं, जिनको अचानक से पैसे की तंगी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, उनको इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, अब ये भी वैसा ही है कि सरकार पीछे खड़ी है। यहां पर क्या किया जाएगा, उनको कुछ लोन देने की मदद की जाएगी। अगर MSME को यहां पर किसी प्रकार का जरूरत है लोन का, वो बैंक के पास जा सकता है और इसके तहत लोन ले सकता है। यहां पर सरकार जो है पीछे खड़ी है और बैंक हिचकिचाएंगे नहीं, बैंक आसानी से लोन देंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगर आपका पैसा डूबता है तो हम आपको यहां पर पैसा लौटाएंगे। तो पहले क्या था, अभी तक इसके तहत 3 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया था। जो MSME है वो 3 लाख करोड़ टोटल यहां पर जो है
लोन ले सकते हैं, इतना तक का सरकार देने के लिए रेडी थी। लेकिन इसको बढ़ाकर अब सरकार ने कहा है नए वाले में कि 4.5 लाख करोड़ हम देंगे। अभी तक मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि सरकार ने अभी तक कितना दिया है, ये जो 3 लाख करोड़ तक का अभी तक लिमिट था, तो सरकार कह रही है कि 1.1 करोड़ यूनिट्स, बड़ी संख्या होती है मेरे ख्याल से, 1 करोड़ से ज्यादा ये जो एमएसएमई है, उसमें अलग अलग एंटरप्राइजेज होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, उन्होंने इस लोन का फायदा लिया है और 2.69 लाख करोड़ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं इसके तहत। और सरकार अब इसको बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी है, मतलब कि और लोन दिए जाएंगे एमएसएमईज को, ये इसका मतलब हुआ। तीसरे मेजर्स की तरफ आते हैं। देखो यहां पर भी क्रेडिट गारंटी की बात कही जा रही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है ना कि जो बहुत ही छोटे बोरोवर्स होते हैं, अब छोटे बोरोवर्स कौन हो गए, जैसे कि कोई किराना का शॉप चलाता है, आपने देखा होगा आसपास, स्पेशली रूरल एरियाज वगैरह में क्या होता है कि किराने का शॉप है, उनको कुछ लोन की आवश्यकता है, तो वो मतलब इधर उधर भटकता रहेगा, लोन नहीं मिल रहा है, उसका किराने का शॉप नहीं चल पा रहा है, और पास में एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो आपके आसपास रहते हैं, जो कुछ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं 50,000 1 लाख रुपए तक का। मैं बड़े बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, और ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज वगैरह में वो देखने को मिलेंगे, छोटे मोटे जो टाउन्स होते हैं। तो यहां पर सरकार कह रही है कि जो आसपास आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आप जो छोटे वाले बोरोवर्स हैं वो भी पैसा ले सकते हैं, और इसके लिए भी सरकार पीछे खड़ी रहेगी गारंटी के तौर पर। और यहां पर एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितने तक का लोन ले सकता है, 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख तक का लोन ले सकता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है काफी कम लगाया जाएगा, जितना आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है मैक्सिमम जो बोलती है, सपोज आरबीआई ने कहा 8% का इंटरेस्ट रेट लगेगा मैक्सिमम, तो इससे भी 2% कम यहां पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, मतलब उस पर्सन को सिर्फ 6% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आपका छोटे से छोटे जो बोरोवर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, किसी को 10,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला स्कीम लाया गया है। और स्पेशल फोकस यहां पर न्यू लोन्स पर रखा जाएगा। कोई नया लोन ले रहा है, जो स्ट्रेस्ड बोरोवर है, जिसको प्रॉब्लम है, हाँ एनपीए नहीं होना चाहिए। पहले अगर उसने कोई लोन लिया था और उसका एनपीए हो गया है, एनपीए क्या होता है, बेसिकली अगर आपने कोई लोन लिया है और आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, और आप 90 दिन तक नहीं पे कर पाए हो, वो क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो वैसा वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, बाकी का यहां पर दिया जा सकता है, और ये लोन 3 साल तक के लिए दिया जाएगा। ये तीसरा मेजर हो गया। चौथा वाला देखिए, टूरिज्म के ऊपर अब फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कोविड के समय पिछले 1-1.5 साल से आपने देखा होगा टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो सरकार यहां पर यह कह रही है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, स्पेशली जो टूरिस्ट गाइड्स हो गए, जो लाइसेंस है जिनके पास, 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स हैं पूरे देश के अंदर। इसके साथ साथ जो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कंपनीज होती हैं, जो आपने देखा होगा ना, आप जाते हो वहाँ पर बातचीत करते हो, मुझे पैकेज चाहिए, तो ये जो कंपनीज होती हैं उनको भी लोन की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे नहीं है, टूरिस्ट गाइड्स के पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर सरकार कह रही है ये जो कंपनीज होती हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली, वो 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं। जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं रजिस्टर्ड वाले, याद रखना, उनको 1 लाख तक का लोन मिल सकता है, और इसके लिए भी सरकार 100% गारंटी देगी बैंकों को। तो ये टूरिज्म सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है। नेक्स्ट वाला जो मेजर है, 5th मेजर, ये भी टूरिज्म से ही रिलेटेड है, लेकिन यहां पर सरकार क्या कर रही है, अब देखो, अब सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर जो टूरिस्ट कंपनीज वगैरह हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज हैं, वो रिवाइव हो गई, चलो ठीक है, यहां पर सरकार ने लोन ले दिया, लेकिन टूरिस्ट भी तो आने चाहिए। अगर देश में टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो इनका क्या फायदा होगा। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार कह रहा है कि बाहर से जो फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं उनको हम फ्री टूरिस्ट वीजा प्रोवाइड करेंगे। अगर आप भी कहीं बाहर जाते हो, वीजा के लिए अप्लाई करते हो, तो कुछ अमाउंट पे करना होता है ना, भारत सरकार भी कुछ अमाउंट लेती है, तो 5 लाख टूरिस्ट को सरकार फ्री में वीजा प्रोवाइड करेगी, और ये चलेगा आपका 31 मार्च 2022 तक, पहले 5 लाख लोगों के लिए बस, ठीक है। और एक टूरिस्ट जो है वो एक ही बार ले सकता है, ऐसा नहीं है कि महीने में 4 बार आ गए भारत घूमने और 4 बार उनको बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ एक ही बार बेनिफिट मिलेगा। 6th वाला जो मेजर है, ये बेसिकली रिलेट करता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब याद कीजिएगा पिछले साल क्या था, ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मतलब रोजगार को बढ़ावा देना। अब आपको ये बेसिकली जो फॉर्मल सेक्टर वाला जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। यहां पर सरकार ने ये कहा था कि अगर आप नई नौकरी दे रहे हो किसी को, किसी फैक्ट्री के अंदर कहीं पर भी, और उनकी सैलरी 15,000 तक है, ठीक है, तो आपको पता होगा इसमें ईपीएफ कटता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कटता है, मतलब 12% एम्प्लॉयज की तरफ से और 12% एम्प्लॉयर्स की तरफ से। तो यहां पर जो सरकार है वो कंट्रीब्यूट करेगी, जो 12% है। अब इसमें भी अलग अलग चीजों में डिवाइड किया गया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ चीजों में यहां पर एम्प्लॉयर का हिस्सा, एम्प्लॉय का हिस्सा, दोनों का 24% हिस्सा सरकार खुद पे करेगी। सपोज किसी का सैलरी 10,000 है, तो 12% इसका कितना होता है, 1200, और
अगेन 1200 कितना हो गया, जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय अगेन 1200, तो यहाँ पर 2400 रुपये ये सरकार अपनी तरफ से देगी, कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। तो ये क्या था ना, ये जो रोजगार योजना लाई थी सरकार, ये 30 जून तक ही चलना था, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ाकर कर दिया अगले साल तक, मार्च 2022 तक। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक इसका फायदा क्या है, तो करीब 80,000 जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने इसका फायदा लिया है, 21 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है, ये आप ध्यान रखना है। जो 7th मेजर है, देखो ये फार्मर से रिलेटेड है, फार्मर को लेकर आपने देखा ये कितना ज़्यादा पिछले साल से लेकर अभी तक चल ही रहा है धरना वगैरह प्रदर्शन। तो यहाँ पर फार्मर को जो सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, यहां पर सरकार कह रही है कि हम एक्स्ट्रा 15,000 करोड़ का जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करेंगे। जो प्रोटीन बेस्ड सब्सिडीज होती हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी जितना मिलता है वो तो मिलेगा ही, प्लस 15,000 करोड़ का एक्स्ट्रा हम बेनिफिट देंगे। और आखिरी मेजर यहां पर 8th मेजर, ये रिलेट करता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगर आपको याद हो, इसमें क्या था, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में, मुफ्त में अनाज यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ये वाला जो हिस्सा है वो पहले चला था समय समय पर, और बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि चीजें सुधर गई थी ऐसा लग रहा है। लेकिन वापस से जो सेकेंड वेव आया है, यहां पर सरकार ने कहा है कि मई महीने से लेकर नवंबर 2021 के बीच में फ्री में अनाज हम फर्दर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से सरकार को एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है 94,000 करोड़ रुपीस का। और पहले वाला अगर आप मिला दो, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया गया था टोटल वो, और ये वाला मिला दो, तो 2.28 लाख करोड़ टोटल सरकार ने फ्री में, मुफ्त में अनाज बांटने में खर्च किया है, ऐसा सरकार का कहना है। तो ये तो आपका हो गया 8 मेजर जो कि सरकार ने अनाउंस किया था कल। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी ने, मैं आपको बताऊं तो जो अभी बजट आया था अभी फरवरी के महीने में, इसमें सरकार ने एक पावर से रिलेटेड कुछ स्कीम लेकर आए थे। अब पावर में अगर आप देखोगे ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिस्कॉम में देखने को मिलती है। डिस्कॉम क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जैसे कि बिजली आपको पता है कहीं और बनती है, सपोज मध्य प्रदेश के किसी डैम में कहीं पर, या फिर कोल थर्मल पावर प्लांट में, जहां पर भी बिजली बना और बिजली वहां से ट्रांसफर होता है, करते करते ट्रांसमिशन होते हैं, तो सपोज दिल्ली पहुंच गया, तो दिल्ली में आया, तो दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उस बिजली का वितरण किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो उसका काम करती है। जैसे BSES आपने सुना होगा दिल्ली में अगर आप रहते हो, राइट। इस तरह से अलग अलग कंपनीज हैं। ज्यादातर आपको सरकारी कंपनी मिलेंगी जो राज्यों के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर प्राइवेटाइज्ड हैं, ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनका बहुत बुरा हाल है, यहां पर उनको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या किया गया है कि अभी तक जितने भी स्कीम्स थे उसको सबमर्ज किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है यहां पर। जैसे कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम हो गया, सौभाग्य आपने सुना होगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गया, ये सभी इसके अंदर सबज्यूम हो जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत, और यहां पर सरकार कुछ पैसा देने वाली है। टोटल ये जो डिस्कॉम को के रिफॉर्म में लाया जा रहा है, इसमें 3 ट्रिलियन रुपीस, अब रुपीस का मतलब क्या होता है, 3 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 97,000 करोड़ होगा, ऐसा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। इसीलिए मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं। वैसे ये वाला जो स्कीम है वो बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर है कि सरकार अपनी तरफ से कितना खर्च करेगी ये नहीं बताया गया। इसमें बेसिकली क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनको लॉसेज हो रखा है बहुत बड़ा, वो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब सोच के देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किससे बिजली खरीदती हैं, जो पावर प्रोड्यूसर होता है उससे खरीदती हैं। अब पावर प्रोड्यूसर को पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पेमेंट नहीं करेंगी पावर प्रोड्यूसर को, तो ये बनाएगा कैसे बिजली। तो जाहिर सी बात है यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन स्ट्रांग नहीं है। इसी की वजह से उनको मजबूत करने के लिए ये कुछ स्कीम लाया गया है, और यहां पर जैसे जैसे वो गोल अचीव करते जाएंगे सरकार उनको पैसा देते जाएगी। ठीक है, तो कंक्लूजन में दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें, यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने पिछले साल बताया था कि जो 3 आपके आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाए गए हैं उसका टोटल कॉस्ट अगर आप जोड़ दो तो ये करीब 30 लाख करोड़ के आसपास आता है। कुछ RBI ने भी अनाउंस किया था, सरकार ने किया था, ऑल्दो सरकार के ऊपर ये ब्लेम लगा है कि उन्होंने कोई पैसा दे नहीं दिया है। बेसिकली यहां पर क्रेडिट के तौर पर सरकार दे रही है, लोन के तौर पर दे रही है, तो ये 30 लाख करोड़ कहना गलत होगा। जो भी है ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है पूरा, लेकिन सरकार ने कहा था कि हमने 30 लाख करोड़ तक का अनाउंस किया था, और वापस से अब जाकर सरकार कुछ और मेजर्स अपनाई है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अभी जस्ट मैंने फर्टिलाइजर के बारे में बात किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक्सेस नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होता है उसका यूज, फर्टिलाइजर में आपको पता है ना NPK होता है जो नाइट्रोजन वाला, तो जो नाइट्रेट वाला पार्ट है, ठीक है,
उसका एक्सेस इस्तेमाल करने से बच्चों के अंदर किस प्रकार की डिजीज देखने को मिलती हैं, ये आपको यहां पर बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।